हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। फ्रेंड्स, ये क्लास नोट्स जो है प्लेटफॉर्म का क्लास नोट्स है जिसमें कि हिस्ट्री के बुक से हम स्टार्ट किए थे। और ये बुक जो है आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पैटर्न पे आधारित है। बुक दिया हुआ है, इसमें आपको जो है सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। इस पूरे बुक में आपको 1500 प्लस एमसीक्यू है, एंशिएंट का, मेडाइवल का, मॉडर्न का और वर्ल्ड हिस्ट्री का। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में हमारा मेडाइवल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका था, एंशिएंट भी कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट पार्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री आने से पहले आपका जो है एक मेन पॉइंट इसमें बच गया था। जो मैं मेडाइवल हिस्ट्री करवाई थी उसका एमसीक्यू मैं नहीं करवा पाई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी एमसीक्यू है उसका वीडियो हम अलग से अपलोड करते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके वहां से देख लीजिएगा। तो आज हम ना इसी का आप एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपका मेडाइवल हिस्ट्री है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस मेडाइवल के बाद हम आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसका एमसीक्यू करवा के फाइनली ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस बुक का हम पॉलिटी लेके आएंगे, पॉलिटी या फिर साइंस। अगर हम घटना चक्र का पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, घटना चक्र का आपको हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे 2024 का, और इसमें साइंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक आपका साइंस से हो जाएगा और एक आर्ट से हो जाएगा। तो ऐसे में आपका चलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो ये रहा आपका एमसीक्यू, तो इसे स्टार्ट करते हैं। और ये जो पहला आपका यहाँ पे लगभग 70 प्लस ही क्वेश्चन है, 70 प्लस क्वेश्चन। ये आपका जो है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन के साथ हम देखेंगे, है ना। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन चंगेज खां का समकालीन था। तो चंगेज खां का समकालीन कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो चंगेज खां के समकालीन था। इल्तुतमिश का काल था 1221 से लेके 1227 तक, इसका काल था 1227 तक। ठीक है, और इसी के बीच में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण का खतरा था। चंगेज खां फारस के युवराज जलालुद्दीन मकवनी का पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र में आया था। और चंगेज खां मूल रूप से मंगोल का रहने वाला था। कहाँ का? मंगोल का। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि 1303 में मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गया था और इस समय मंगोल आक्रमण हुआ, जिससे सुरक्षा के लिए सीरी का किला और मजबूत किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर विजय भी प्राप्त किया था। 1303 में अमीर खुसरो में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो अपना दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल से प्रारंभ किया और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि था। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्क उल्लाह की उपाधि दिया था, तुर्क उल्लाह की उपाधि। और अमीर खुसरो से रिलेटेड तूतीय हिंदी से कहा जाता है, यानी कि भारत का तोता। और एक जो है इसने तबला और सितार वाद्य यंत्र जो है इस दोनों का आविष्कार किया था, है ना। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है ये प्राप्त हुआ था तबाकत ए नासरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण तबाकत ए नासरी में मिलता है। तबाकत ए नासरी पुस्तक मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? वह मोरक्को से था, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। उसने रेहा यात्रा वृत्तांत लिखा है, ये भी सही है। उसने रेहला जो है यात्रा वृत्तांत लिखा है इब्न बतूता, है ना। 1333 में ये भारत आया था और इब्न बतूता को सुल्तान ने अपना राजदूत बनाकर जो है वो चीन भेजा था। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश के महानतम शासक था और इसने अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसासप था और इन्होंने सिकंदर द्वितीय या फिर सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण किया था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी है। और लोदी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था, लोदी वंश का संस्थापक।
जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर का स्थापना, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरा भाई जौना खां की याद में विकसित किया था और फिरोज शाह को 300 नगर स्थापित करने वाला माना जाता है। जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर है। जौनपुर राज्य का स्थापना 1394 में, कब? 1394 में हिजरा था मलिक सरवर या फिर ख्वाजा जहां भी कहा जाता था, उसने किया था। तुर्कान ए चिहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान ए चिहलगानी को बलबन ने समाप्त किया था। बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी या फिर इसको चालीसा दल भी बोलते हैं, चालीसा दल का स्थापना गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने की थी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहते हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा था और कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण करवाया गया था। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। तो तोता ए नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली में, है ना। पटियाली उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित एक तहसील का मुख्यालय है। पटियाली गंगा नदी के किनारे है। किस सुल्तान ने दीवाने अमीर ए कोही नामक नया विभाग का स्थापना किया? दीवाने कोही, इसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान ने दीवाने अमीर ए कोही नामक नए विभाग का स्थापना किया। दीवाने कोही कृषि विभाग से संबंधित है और बलबन जो है, बलबन, इसने दीवाने अर्ज विभाग का स्थापना किया था। निम्नलिखित सुल्तान में से कौन लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? तो लाख वक्स के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक उदारता पूर्व लाखों का दान देने वाला था और इस कारण इसे लाख वक्स भी कहा जाता है। ऐबक ने बचपन में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था और इस कारण इन्हें कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग डैश था। तो सल्तनत काल के समय दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज विभाग का महत्वपूर्ण कारण सैनिक की भर्ती करना था। क्या था? सैनिक की भर्ती करना। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों के दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो घोड़ा दागने की प्रथा को शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो केंद्र में अस्थायी शक्तिशाली सेना रखता था। 4,75,000 था। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था और अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल का भी निर्माण करवाया है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक था और इसने द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण किया था। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल के नाम से जाना जाता है। भारत में मुगल के नाम से। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर था और मुगल तैमूर लंका वंशज था और मुगल वंश के महानतम शासक अकबर था। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। बहादुर शाह द्वितीय के समय में मिर्जा गालिब जो है ये 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा है और उसका वर्णन रुदाद नामक पुस्तक में किया है। रुदाद नामक पुस्तक में मिर्जा गालिब महान शायर थे। रुदाद पुस्तक का हिंदी अनुवाद दस्तबू नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से शायरी लिखते थे, जफर नाम से। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक जो है वो है आपका अलवरुनी। अलवरुनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। अलवरुनी मोहम्मद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था और अलवरुनी ने भारत के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। वह 10 वर्ष भारत में रहा था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का राजकवि था। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो वल्लभाचार्य जो है उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। कृष्ण भक्ति का प्रचार किया वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का भी प्रतिपादन किया था और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? रुहेलखंड औरंगजेब के शासक के मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था। बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां बंगस रुहेलखंड राज्य के संस्थापक था। अवध के संस्थापक कौन था? अवध का था सआदत खान या फिर बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। भरतपुर का था
चूड़ामन और बदन सिंह, कर्नाटक का सादतुल्ला खां, हैदराबाद का चिनकिलीज खां या फिर निजाम उल मुल्क कहते हैं उसी को, और बंगाल का मुर्शिद कुली खां था। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो वो था शाह आलम। पानीपत के तृतीय युद्ध में शाह आलम मराठा के संरक्षण में आ गया था। और शाह आलम द्वितीय जो था, शाह आलम द्वितीय, ये 1759 से लेके 1806 तक अपनी इसकी जो अपनी राजधानी थी इलाहाबाद, इसको बनाया था। और शाह आलम द्वितीय को 1772 में महादजी सिंधिया ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश के द्वारा किया गया था? तो वो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समय। अकबर। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली 1574 में लागू किया था। अकबर की लोकप्रियता के कारण जो शामिल था वो मनसबदारी प्रथा थी, धार्मिक नीति थी, भू राजस्व व्यवस्था था, सामाजिक सुधार था। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो आंसर हो जाएगा मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार जो था यह आपका औरंगजेब के काल में। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासन काल में था। औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुगल सेना में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे, हिंदू। और उसके काल में कुल मनसबदार में 33% हिंदू थे। कितना? 33%। क्वेश्चन नंबर 25 है, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये देवराय प्रथम के समय। इटालवी यात्री निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया और इन्होंने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी नामक पुस्तक का वर्णन भी किया है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था और इन्होंने इमारती देवराय भी इसे कहते हैं, इमारती देवराय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। कौन था? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया था। ऐबक की मृत्यु जो 1210 में हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है और आराम शाह को पराजित करके इल्तुतमिश सुल्तान बनता है। मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेरता कुर्की में 1498 में हुआ था। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी कवित्री थी। मीराबाई का जन्म जो है वो राजपूत के राठौर वंशज में हुआ था। दिल्ली में लाल किले और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब। दिल्ली में लाल किले और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था, है ना। वही आगरा का लाल किला शाहजहां ने आगरा के लाल किला में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया। आगरा के लाल किला में। मीराबाई किस काल में कवित्री थी? तो मीराबाई जो थी वो भक्ति काल की कवित्री थी, भक्ति काल की। डैश मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य शेख हमीउद्दीन नगौरी था। शेख हमीउद्दीन नगौरी मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक थे। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। भारत में चिश्ती सिलसिला सबसे लोकप्रिय सिलसिला था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियावत ए खुदाई कहा था? तो नियावत ए खुदाई जो कहा था वो था आपका बलबन। दिल्ली में सुल्तान बलबन ने स्वयं को नियावत ए खुदाई कहा। बलबन ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया घोषित किया था। बलबन ने राजतत्व सिद्धांत दिया जो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित था। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। तो जायसी द्वारा रचित महाकाव्य जो है वो पद्मावत है। कौन है? पद्मावत। हंसावली असैद की रचना है। असैद की रचना हंसावली है। उसके बाद मृगावती कुतुम्बुन की रचना है। कुतुबन की रचना है मृगावती। मधुमालती किसकी रचना है? तो मल्लिक मंचन की रचना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया।
बख्तियार खिलजी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का प्रशासक नियुक्त किया था? तो अलमर्दान को। और इसमें क्या हुआ था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलमर्दान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। जब बख्तियार खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल में मुस्लिम राज का संस्थापक था। और भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक अगर पूछे तो वो मोहम्मद गौरी था भारत में। इल्तुतमिश के समय अली मर्दान की हत्या कर गियासुद्दीन शेर खान नाम से स्वतंत्र शासक बन गया था। मुंतखब उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन था? तो इसके लेखक हैं खाकी खां। मुंतखब उल लुबाब के लेखक हैं खाफी खां। मुंतखब उल लुबाब पुस्तक में औरंगजेब के शासनकाल और उत्तरवर्ती काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? तो जायसी के पद्मावत का संबंध सिहल द्वीप से है। किससे? सिहल द्वीप से। सिहल द्वीप श्रीलंका का प्राचीन नाम है। सिहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती थी और पद्मावती द्वारा पाला गया तोता का नाम हरिमन था। क्या था? हरिमन। हरिमन था या हीरामन था? हीरामन था उसका नाम। हाँ, हीरामन था। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 में जो है प्रकाश में लाया गया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के समय में। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो था इसका संबंध सुहारवर्दी संप्रदाय से था। सूफी संत सफा से बना है जिसका अर्थ होता है पवित्र या फिर ऊन। भारत में सबसे प्राचीनतम और लोकप्रिय सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है। चिश्ती संप्रदाय का केंद्र अजमेर था और इस संप्रदाय का भारत में संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती है। निम्न में कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले रामानुज का समय 1017 से 1137 था एडी। ठीक है। उसके बाद रामानुज के बाद हो जाएंगे नामदेव। कौन हो जाएंगे? नामदेव। इनका 1270 से 1350 एडी था। उसके बाद नामदेव के बाद चैतन्य हो जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु। ये थे 1486 से 1534 तक, है ना। तो इस तरह से अगर क्रम देखेंगे तो आंसर आपका बन जाएगा बी, रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। निम्न में कौन सी कृति कबीर की बानी का संकलन है? तो वो है बीजक। बीजक कबीर की बानी का संकलन है। कबीर का जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और कबीर की शादी लोई से हुई। उनके 2 बच्चे हुए। उनकी जिंदगी जो है वो आम गृहस्थ जिंदगी में ही गुजरा था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो वो किए थे रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था और भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों द्वारा किया गया था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया? तो वो था नागलपुरम। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम उपनगर स्थापना किया। कृष्णदेव राय का जन्म 1471 में हुआ था और इनके माता का नाम नागला देवी और पिता तुल्लुभ नरसा था। इमारडी वीर नरसिंह ने 1505 में तुल्लुभ वंश की स्थापना की और कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। अगला है शेरशाह के बचपन का नाम था क्या था? फरीद खां था। सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगानी शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म जो है बाजबारा होशियारपुर में हुआ था। इनके पिता हसन खां बिहार के सूबेदार जमाल खां के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम उपयुक्त में से कोई नहीं था, उनमें से कोई नहीं। उनकी जो माँ थी उनका नाम था गुजरी देवी। क्या नाम था? गुजरी देवी। ठीक है। और उनके पिता का नाम तेंग बहादुर था जो सिख के 9वें गुरु हुए। अगला प्रश्न है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कैद करने वाला था औरंगजेब। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था जहां से वो भाग निकले थे और चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा ही लगाया गया था।
दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने। और आगरा के किले स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। और इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। रजनामा फारसी अनुवाद है। तो रजनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत का फारसी में अनुवाद नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान सभी द्वारा किया गया था। और रजनामा का अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक। मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो कौन था? तो मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो था औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला हुआ था 31 मई 1658 को, ठीक है, आगरा में हुआ था। कहां पे? आगरा में हुआ था पहला। और जब सेकेंड हुआ था, देवराय युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में जून 1659 में ये दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया, 1659 में दिल्ली में। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो वो की है गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। और सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव थे। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी, अमृतसर की। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए। शाहजहां के शासनकाल में सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया गया। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी थी। अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था, तो वो था उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह। 1567 से 68 में अकबर ने चित्तौड़ अभियान के दौरान फतेह सिंह और जयमल शहीद हो गए थे। फतेह सिंह और जयमल दोनों शहीद हुआ था। शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो ये सासाराम बिहार में है शेरशाह का मकबरा। और ये मकबरा जो है वो अष्टभुजाकार है जो तालाब के बीच में स्थित है। इन शासक में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो वो था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था 1545 से 1553 एडी तक। इस्लाम शाह ने मनकोट का किला का निर्माण किया था और बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था? तो यह कथन विलियम फिंच का है। विलियम फिंच का कहना है कि अकबर ने इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। और विलियम फिंच ब्रिटेन के यात्री जो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था। 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो सिंह सभा आंदोलन पंजाब में हुआ था 1873 में। और 1879 में सिंह सभा का गठन लाहौर में किया गया था। इसकी स्थापना धर्म परिवर्तन कार्यवाही के विरुद्ध था। और कूका विद्रोह का नेतृत्व पंजाब क्षेत्र में बालक सिंह और बाबा राम सिंह के द्वारा किया गया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना 16 नवंबर 1920 ईस्वी में किया गया था। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी वो हुआ था आपका 1615 में। 1615 में मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी। अकबर का सबसे बड़ा राजनीतिक कमजोरी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करना था, सबसे बड़ा कमजोरी। और जहांगीर का सबसे बड़ा राजनीतिक सफलता मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करना था। ताजमहल के लिए पत्थर कहां से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए जो पत्थर लाया गया था, ताजमहल के लिए पत्थर ये लाया गया था मकराना से। मकराना क्षेत्र मार्बल के लिए विख्यात है और मकराना क्षेत्र राजस्थान के नागौर जिले में है। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया? तो सुलह ए कुल की नीति अकबर ने अपनाया था। अकबर ने। सुलह ए कुल नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति है।
पानीपत की तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तृतीय युद्ध अफगान और मराठा के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था और इस युद्ध में मराठा की हार हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजी राव था। निम्नलिखित में किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो सआदत खां। ध्यान रखिएगा कि सआदत खां को मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। सआदत खां को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था और सआदत खां का मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था। सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो सक्कर खेड़ा की लड़ाई जो हुआ, खेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। 11 अक्टूबर 1724 को। और ये लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई थी। इस युद्ध में निजाम जो है वो विजय हुआ था और निजाम का मूल नाम चिनकिलीज कमरुद्दीन खान था। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 में हुआ था। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटना का सही क्रम क्या है? तो शिवाजी से संबंधित सही घटना सबसे पहले देखेंगे तो ये अपना राजअभिषेक करवाया था 1674 में। 1674 में ये अपना राजअभिषेक करवाया, ठीक है। उसके बाद पोरबंदर पर आक्रमण किया था ये 1648 में। 1648 में ये पोरबंदर पर आक्रमण किया था। 74 में ये राजअभिषेक किया। उससे पहले ये पोरबंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त किया था 1648 के लगभग। सूरत में पहली लूटमार किया था 1664 में। 1664 में। उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण इसका 1677 से 78 में हुआ था, है ना। कर्नाटक पर आक्रमण 1677 से 78। अब क्रम देखिएगा तो आंसर बी हो जाएगा। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्दुसम्मद। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुसम्मद था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया। अकबर के समय प्रमुख चित्रकार में मीर सैयद अली, ख्वाजा मुकुंद, दसवंत, बसावन ये सभी प्रमुख चित्रकार थे और आईने ए अकबरी के कुल 17 चित्रकारों जो है इसमें उल्लेख किया गया है। अकबर के द्वारा 1567 से 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो राणा उदय सिंह था। अकबर के 1567 से 68 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था उस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था और इस आक्रमण में मुगल सेना का नेतृत्व स्वयं अकबर ने ही किया था। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण हुआ था? तो चांदी के जलाली सिक्के अकबर के समय में निर्माण हुआ था। अकबर के द्वारा चलाया गया जलाली नाम का सिक्का चौकोर था जो रुपया के समतुल्य था और चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था और चांदी का रुपया सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाया था। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में किया गया चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र से नवाजा गया है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम था? तो रायगढ़ नाम था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के राजधानी का नाम रायगढ़ था। ये 1674 में रायगढ़ के किले में अपना राजअभिषेक करवाए थे और राजअभिषेक काशी से शिक्षा प्राप्त गंगा भट्ट द्वारा करवाए थे। शिवाजी का जन्म 1630 में सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस के रूप में ध्यान रखिएगा 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं और 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। किसके पास? ताराबाई के पास। राजा राम की विधवा ताराबाई थी और राजा राम संभाजी का सौतेला भाई था। संभाजी की हत्या के बाद मराठा का नेतृत्व राजा राम ने किया था। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है? मुनीस उल अरवा। ध्यान रखिएगा जहां आरा द्वारा लिखित मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा है। मुनीस अल अरवा का अर्थ होता है आत्मा का विश्वास।
निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण इसमें से जरीबा नहीं है, जरीबा नहीं है। आपको बता दें कि जरीबा अकबर के काल का वर्गीकरण नहीं है। जरीबा एक मापन यंत्र है, जमीन की मापने का यंत्र है। गज ए सिकंदरी लोदी के शासन काल में विकसित हुआ था और अकबर ने गज ए सिकंदरी को संशोधित कर इलाही गज नाम रखा। लेकिन टोडरमल ने 1580 में दहसाला पद्धति लागू कर दिया। लेकिन जो मुगल काल में भूमि 4 भाग में विभाजित था, पोलज, परती और चांचर बंजर। क्या था? पोलज था, परती था, चांचर था और बंजर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण इतिहास, यानी कि और भी प्रश्न है, लेकिन ये जो आप अभी देख रहे थे वो सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया वो था। अब इसमें से हम प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मोहम्मद बिन कसीम था, तो मोहम्मद बिन कसीम जो था वो आपका अरब का यात्री था। मोहम्मद बिन कसीम कहाँ था? अरब का था। निम्नलिखित में किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत का आक्रमण किया था? तो ये आंसर हो जाएगा आपका मुल्तान, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, सोमनाथ, फिर कन्नौज। आंसर डी हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहले मुल्तान, फिर थानेश्वर, कश्मीर, सोमनाथ और कन्नौज। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सुल्तान महमूद के भारत विजय का जो मुख्य कारण था वो धन संग्रह करना था। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य था धन संग्रह करना। एक घटना डैश एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध के विजय के संदर्भ में है? परिणाम रहित विजयी कथन जो है वो आधुनिक इतिहासकार लेनपुल का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा गया था। ठीक है। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था, तो लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। कौन था? खुसरो मलिक था। निम्नलिखित कथन में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो अल-बरूनी के बारे में सही नहीं है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये सही नहीं है। अल-बरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, बाकी उसका ग्रंथ उस समय जीवांत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति के विशेषज्ञ थे। सभी सही है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिया जिसमें हिंदू देवी की आकृति हो। निम्नलिखित में किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक विशिक्षा संस्था की स्थापना किया? आंसर हो जाएगा विग्रहराज। अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना विग्रहराज ने किया था। किसने? विग्रहराज ने। उत्तर भारत पर तुर्की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन था आपका एम हबीब का। उत्तर भारत पर तुर्की की विजय एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन एम हबीब का था। भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य जो है ये प्रयुक्त हुआ था पृथ्वीराज के लिए। किसके लिए? पृथ्वीराज के लिए अंतिम सूर्य से कहा गया था। निम्नलिखित में कौन सी शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। दिल्ली सुल्तान की कुलीनता प्रमुख रूप से किसने बनी थी? तो दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से जो बनी थी वो बनी थी आपका तुर्क। कौन बना था? तुर्क बना था। बलबन के शासनकाल में तुगारिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बलबन के शासनकाल में तुगारिल खां का विद्रोह जो हुआ था बंगाल में हुआ था। बलबन के शासनकाल में तुगारिल खां का विद्रोह बंगाल में हुआ था। इक्ता का अर्थ वह भूभाग था जो, तो इक्ता का अर्थ वो भूभाग है जो सैन्य सेवा के बदले में दिया जाता था। इक्ता वो भूमि था जो सैन्य सेवा के बदले में दिया जाता था। निम्नलिखित में कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? तो वो था आपका बलबन। बलबन जो एक ऐसा शासक था जो कि रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करता था। टंकों पर टकसाल नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने। टंकों पर टकसाल नाम अंकित करने की प्रथा को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने।
गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो गुलाम का गुलाम जो कहा जाता था वो कहते थे आपको इल्तुतमिश को, गुलामों का गुलाम कहते थे इल्तुतमिश को। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदत उल निश्वा का विरुद्ध धारण किया था? तो वो था आपका रजिया। रजिया सुल्तान ने सिक्कों पर उमदत उल निश्वा का विरुद्ध धारण किया था। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये कथन जुड़ा हुआ है इल्तुतमिश से। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन इल्तुतमिश का था। सल्तनत काल में रावत अर्ज की पदवी दी गई। तो सल्तनत काल में रावत अर्ज की पदवी इमादुल मुल्क को दिया गया। इमातुल मुल्क को सल्तनत काल में रावत अर्ज की पदवी दी गई। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक माना? तो आरपी त्रिपाठी को। आरपी त्रिपाठी को जो है आरपी त्रिपाठी इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक माना। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। तो न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनना पड़ता था इल्तुतमिश के शासनकाल में, लाल वस्त्र। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो बलबन जो था ना वो अपने को अफरासियाब का वंशज मानता था, अफरासियाब का वंशज। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? तो प्रथम सुल्तान जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया वो था आपका बलबन। बलबन जो था वो दिल्ली सल्तनत में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था। निम्नलिखित सुल्तान में किसने गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ध्यान दीजिएगा, वो था बलबन। बलबन सुल्तान ने अपने को गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेखों पर स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया है। शिलालेख मतलब कि पत्थर पे लिखा जाता था। शिला मतलब होता है पत्थर। निम्नलिखित सुल्तान में से किसने पूरा एक वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? तो वो बलबन सुल्तान जो एक वर्ष के मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया। कौन? बलबन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दिल्ली सल्तनत का शासक जो अपने आप को खलीफा घोषित किया वो था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। उसने दक्षिण राज का विलय नहीं किया। अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें सही आंसर आपका ए और आर दोनों सही है। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के प्रयास से किया था, सही है। उसने दक्षिण राज्य का विलय नहीं किया, ये भी सही है। लेकिन ये कारण कथन जो है एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करता है, मतलब आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है, इसीलिए बाकी सही है, स्टेटमेंट सही है। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किया था बकाया लगान की वसूली के लिए। दीवान ए मुस्तखराज बकाया लगान की वसूली के लिए स्थापना किया गया था। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान ए मुस्तखराज का स्थापना कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया लगान की वसूली के लिए किया था। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। बाजार कीमत को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रयास था वो बहुत ही सफलता प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाढ़ नियंत्रण से संबंधित नहीं था? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दरोगा ए मंडी। दरोगा ए मंडी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण, यहाँ पे बाजार होगा कटा हुआ है, बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। अलाउद्दीन ने निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यापाली है ना, इसका नाम था इसकी पत्नी का, कि अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यापाली से
उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? तो आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन उमर। कौन था? शिहाबुद्दीन उमर जो थी वो झत्यापाली से उत्पन्न पुत्र था, और ये जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह की पद धारण किया था? तो खलीफा उल्लाह की पद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने धारण किया था। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा उल्लाह की पद धारण किया था। निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? सरा की चिंता नहीं है, ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है। सरकी सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थान में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। किसे कहते हैं? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं। चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? तो चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो जौनपुर का स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर का स्थापना किया था। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाना। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक विभाग का सृजन किया, इसका कार्य था जो पड़ती भूमि था उसको कृषि योग्य बनाना। निम्नलिखित में किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किया था? तो दीवान ए अमीर कोही विभाग का स्थापना जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग का स्थापना किया था। निम्नलिखित सुल्तान में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी ऋण बांटे, जिसे सोंधर कहते थे? जिसे सोंधर कहते थे वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसान को तकावी ऋण बांटे, जिसे सोंधर कहते थे। किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? यह कथन निजामुद्दीन औलिया का था। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है। निम्नलिखित सुल्तान में किसने जीन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की? तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था जो कि जीन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत किया। अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सर दर्द ठीक करता है, तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। यह स्टेटमेंट जो है अपने साम्राज्य के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और किसी भी उपचार से ठीक नहीं होगा। अगर वैद्य सर दर्द ठीक करता है तो उसके तुरंत बाद बुखार हो जाएगा, बुखार ठीक करने की कोशिश करेगा तो और कुछ हो जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या शाहदास माना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के गयासुद्दीन तुगलक ने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या शाहदास माना था। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के गयासुद्दीन सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी। निम्नलिखित में कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? तो फिरोज तुगलक द्वारा दीवान ए मुस्तकराज स्थापित नहीं था। दीवान बंदगान, दारुल सफा, दीवान खैरात, सबको छोड़ के दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। तो दिल्ली के सुल्तान जो ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया लगाया था। निम्न सुल्तान में किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक से। फिरोज शाह तुगलक जो है खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी। बेरोजगारों के सहायता अर्थात दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तान में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? तो जो बेरोजगार थे उसके सहायता के लिए सुल्तान जिसने रोजगार कार्यालय स्थापित किया था वो था फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था रोजगार कार्यालय, फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया। तो सबसे पहले लोक निर्माण विभाग का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया, फिरोज शाह तुगलक ने।
निम्नलिखित में किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को जो दिया जाता है वो फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया, तो वो किया था उसरी भूमि से। उसरी भूमि से फिरोज शाह तुगलक जो है वो उपज का 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मंजार पर जाने में प्रतिबंध लगा दिया? तो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक जो था इसने सबसे पहले जो स्त्री थी, जो मुस्लिम स्त्रियां थी, उसको दिल्ली के बाहर मंजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। जियाउद्दीन वर्नी का कहना है कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। निम्नलिखित सुल्तान में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही है? तो वो है बहलोल लोदी। दिल्ली सुल्तान में बहलोल लोदी की मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही है। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजतत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजतत्व है? तो ये कहा था आपका बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है इसने मध्यकालीन शासक में उद्घोषित किया था कि राजतत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजतत्व है। ये बहलोल लोदी ने कहा था। निम्नलिखित में क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के राजतत्व सिद्धांत का अनुसरण करना ये सही नहीं है। सिकंदर लोदी जो है ये बहलोल लोदी के राजतत्व का अनुसरण नहीं किया था, ठीक है, इसका अपना रूल था। उस सुल्तान का नाम बतलाइए जिसने खादान पर से जकात हटा दिया था। तो खादान पर से जकात सिकंदर लोदी हटा दिया था। खादान पर से जकात को सिकंदर लोदी ने हटाया था। निम्नलिखित में कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो दिल्ली में लड़ता हुआ मारा गया? तो वो था आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, इब्राहिम लोदी। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है मिलान करना। एक तरफ स्मारक है, दूसरी तरफ निर्माता है, इसे मिलान करना है। तो सबसे पहले अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बुलंद दरवाजा का अकबर ने करवाया था, फतेहपुर सिकरी में है। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां, और मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर कुब्बतुल इस्लाम ये सही नहीं है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल, गुलबर्ग में जामी मस्जिद, सभी सही है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये दिल्ली में है और इसको ऐबक ने बनवाया था, तो ये तो गलत है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा जहाज महल है, गुलमर्ग में जामी मस्जिद है, बाकी सभी सही दिया हुआ है। उसके 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रशस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित है? तो हरी केली की। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रशस्तर खंडों में हरी केली नाटक के अंश अंकित है, ठीक है। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक का जो है हाथ नहीं था कुतुब मीनार के निर्माण में, ये नहीं था, ठीक है। निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? तो अष्टभुजीय मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा अष्टभुजीय है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो है बलबन का मकबरा। भारत में बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। दिल्ली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। दिल्ली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की याद में बना था। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, तो सुर्खी का प्रारंभ हुआ था वो कुषाणों द्वारा। किसके द्वारा? कुषाण द्वारा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? तो दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किया था शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने किया था। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था अमीर हसन सिद्दी ने। फवायदुल फवाद पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण है और इसका संकलन
अमीर हसन सिद्दी ने किया था। यहाँ पे मिलान करना है, मिलान करने के लिए दिया है। तो सबसे पहले मुल्ला दाऊद जो था वो आपका हो जाएगा चंदायन। दामोदर कवि पद्मावती कथा। सोमनाथ हो जाएगा राग विबोध। अमीर खुसरो अंशिका, आंसर बी हो जाएगा। आगे है, यहाँ पे मिलान करने वाला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 77 में। तो सबसे पहले तारीख हिंद अलवर्नी का है, तारीख दिल्ली खुसरो का है, रिहला इब्न बतूता का है और तबाकत नासरी मिनहाज का है। तबाकत नासरी मिनहाज का आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी। योग्य कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता था। तो योग कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता सैयद मुर्तजा है, सैयद मुर्तजा। सफीनत उल औलिया का लेखक कौन था? तो सफीनत उल औलिया के जो लेखक हैं वो है दारा शिको। कौन है? दारा शिको। निम्नलिखित में किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो वो दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो जिसने पुराण का अध्ययन किया था वो पहला मुसलमान अलवर्नी था। अलवर्नी ने पुराणों का अध्ययन किया। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो पटियाली में। कहाँ पे? पटियाली में हुआ था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहते हैं और इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनबी अंशिका लिखी थी? तो मसनबी अंशिका खिज्र खां के आदेश पर इसने अपनी मसनबी अंशिका पुस्तक लिखी थी अमीर खुसरो ने। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। तो वो था अमीर खुसरो। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला पहला कवि अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई? तो वो था खरी बोली। अमीर खुसरो ने खरी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता। सल्तनत काल में जो है इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? तो सिंध का विस्तृत वृत्तांत हमें प्राप्त होता है वो है चचनामा से। चचनामा से हमें सिंध का वृत्तांत प्राप्त होता है। संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्द ए सिकंदरी का विषय था। तो संस्कृत स्रोत से संग्रहित तिब्द ए सिकंदरी का जो विषय था वो था आपका आयुर्वेद विज्ञान। क्या था? आयुर्वेद विज्ञान। निम्नलिखित हिंदी रचना में कौन से पहले लिखी गई थी? तो सबसे पहले लिखी गई थी मृगावती। ये हिंदी रचना है मृगावती और ये सबसे पहले लिखी गई थी। कुल के 18 शासक में कम से कम 1/3 महिलाएं थी, यह कथन किस पर लागू होता है? तो भौमकर पर। कुल के 18 शासक में कम से कम 1/3 महिला थी, ये कथन भौमकर पर लागू होता है। ईरानी राजदूत जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था वो था आपका अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ईरान का था, इसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीनी का वास्तविक नाम क्या था? तो कश्मीर का शासक जैन उल आबदीनी का वास्तविक नाम था शाही खां। क्या था? शाही खां। यहाँ पे फिर से आपको मिलान करने के लिए दे दिया गया है, मिलान करते हैं। आदिल शाही आपका हो जाएगा बीजापुर। निजाम शाही का कौन था? अहमदनगर। निजाम शाही अहमदनगर। इमाद शाही कहाँ था? इमाद शाही बरार। और कुतुब शाही गोलकुंडा में शासक। कुतुब शाही वंश था। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। हाँ सही है, डी आंसर। उसके बाद है वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में किस काल में सक्रिय थे? सायन जो थे वो विजयनगर राज्यकाल में थे। भाष्यकार सायन जो थे ये विजयनगर राज्यकाल में थे। दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने नागलपुर को बसाया था। किसको? नागलपुर को। अगला प्रश्न है, हम्पी में विठला स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो हम्पी में विठला स्वामी मंदिर का निर्माता था तो कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन था? तो अष्टदिग्गज जो कृष्णदेव राय के दरबार में था ये 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि।
कृष्णदेव राय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक उसके दरबार में आया था, ये गलत है ना। उसने हजारा मंदिर का निर्माण किया, सही है। उसने उड़ीसा, गुलबर्ग और उदयगिरी पर अधिकार किया। उसका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था, तीनों सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्वसेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे? तो वह है देवराय प्रथम। विजयनगर राजाओं में सर्वप्रथम जो है देवराय प्रथम ने अश्वसेना के महत्व को पहचाना और फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे, देवराय प्रथम। कह रहा है कि निम्नलिखित विजयनगर राजा में से किसने मुसलमान लड़कों को सेना में भर्ती करना आरंभ कर दिया था? तो देवराय द्वितीय जो था, इसने मुसलमान लड़कों को सेना में भर्ती करना प्रारंभ कर दिया था। इतिहासकार सेबेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का क्या नाम था? तो साम्राज्य का नाम विजयनगर था। ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है विजयनगर साम्राज्य के नाम पर, सेबेल ने लिखा है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम के। विजयनगर के बुक्का प्रथम शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो अब्दुल रज्जाक जो है वो विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था, तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ था सैनिक का अनुदान। क्या था? सैनिक का अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में नायक थे, तो विजयनगर साम्राज्य में नायक सैन्य प्रमुख होता था, सैन्य प्रमुख नायक था। विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जिलों को कोट्टम कहते थे। क्या कहते थे? कोट्टम जिला को कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत थी। कौन थी? प्रांत। विजयनगर साम्राज्य में आयांगर संबंधित था, तो आयांगर ग्राम प्रशासन से संबंधित था विजयनगर साम्राज्य में। प्राग्ञ मुगल काल में निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत का सिराज समझा जाता था? तो भारत का सिराज जौनपुर को समझा जाता था। प्राग्ञ मुगल काल में भारत का सिराज जौनपुर को समझा जाता था। सालुब राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नरसिंह सालुब था, सालुब राजवंश का संस्थापक नरसिंह सालुब। निम्नलिखित में किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वित्सता के मार्ग को नियंत्रित किया? वित्सता, झेलम का प्राचीन नाम है वित्सता, तो वो है सुय। सुय जो था, इसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वित्सता के मार्ग को नियंत्रित किया, सुय ने। ठीक है। अपनी मदुरई विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। गंगा देवी जो थी वो मदुरई विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। निम्न में कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी पेनुगोंडा था। कौन था? पेनुगोंडा। विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में किस टीका की रचना हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, पराशर स्मृति पर माधव की टीका। विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में पराशर स्मृति पर माधव की टीका जो है रचना की गई थी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आने वाले दो पुर्तगाल वासी कौन थे? तो एक था डोमिंग पायस और दूसरा था बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा ये दो विदेशी यात्री था जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। निम्नलिखित में किस मत की संस्थापना रामानुजाचार्य द्वारा की गई थी? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतावाद को स्थापना किया था। विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य की है। निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास भगवत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रस खान रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। तो सुमेलित नहीं है आपका सी वाला, रस खान रसिक प्रिया, ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक मतलब कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें सबसे पहले कबीर, फिर गुरु नानक थे, फिर चैतन्य और मीराबाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्रम आपका कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई सही है।
अधोलिखित संतों का सही तिथि क्रम क्या है? तो सही तिथि क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपका शंकराचार्य हो जाएंगे, शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद शंकर देव, फिर दादू। आंसर डी हो जाएगा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, शंकर देव, फिर दादू। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। 122 में कह रहा है मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। चलिए मिलान कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले कि जो बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया ये आपके हो जाएंगे सुहारवर्दी। सैयद मोहम्मद जिलानी, सैयद मोहम्मद जिलानी ये आपके हो जाएंगे कादरी संप्रदाय से। निजामुद्दीन औलिया का संबंध हो जाएगा चिश्ती से। और मोहम्मद गौस सतारी, मोहम्मद गौस सतारी, आंसर सी है। अगला प्रश्न इधर दिया हुआ कि कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कबीर के बारे में। तो कबीर के बारे में दिया हुआ है कि कबीर ईश्वर के एक तत्व तथा निरंकार स्वरूप में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही है। कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट में केवल एक ही आपका सही है। कबीर ईश्वर के एक तत्व तथा निरंकार स्वरूप में विश्वास करते थे। स्टेटमेंट आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? संत और उनके जन्म स्थल के बारे में दिया हुआ है, कौन सही सुमेलित नहीं है? चैतन्य वृंदावन में इनका जन्म नहीं हुआ था। ज्ञानेश्वर का आलिंदी महाराष्ट्र में, तुकाराम देहू, माधवाचार्य उडुपी, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। कहां पे? बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में इनका जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुयायी थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया संप्रदाय से थे, शेख निजामुद्दीन औलिया से। निम्नलिखित में किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? चिराग ए दिल्ली कहा गया है नसरुद्दीन को। किसे? नसरुद्दीन को। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो महबूब ए इलाही कहलाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया संत को महबूब ए इलाही कहा गया है। निम्न में किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, फरुद्दीन गंज ए शंकर। फरुद्दीन गंज ए शंकर जो है ये सूफी संत के विचार को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलग कहा जाता था? अलग अलग कहा जाता था अब्दुल कद्दूस गंगोही को। अब्दुल कद्दूस गंगोही को जो है सूफियों का अलग कहा जाता था। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध जो था वो नक्शबंदियों थे। नक्शबंदी जो थे वो संगीत के विरुद्ध थे। किस सूफी संप्रदाय ने योग्य क्रिया को अपनाया? योग्य क्रिया को अपनाने वाला सूफी संप्रदाय था शतारी। शतारी ने योग्य क्रिया को अपनाया। निम्नलिखित में किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो सूफीवाद से उलेमा का संबंध नहीं है सूफीवाद से। चलिए अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? तो कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। मीराबाई समकालीन थे चैतन्य महाप्रभु के। मीराबाई किसके समकालीन थे? चैतन्य महाप्रभु के। निम्नलिखित संत में किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो विष्णु का अवतार मानते थे, ध्यान रखिएगा, वो है आपका चैतन्य। संतों में से चैतन्य को जो है, चैतन्य को विष्णु का अवतार मानते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? ये कथन रामानंद का है। रामानंद का कहना था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से धर्म संप्रदाय या उसका जाति न पूछे। असम एवं कुंज विहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर देव। असम एवं कुंज विहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो शंकर देव ने किया। विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना प्रचलित थी। तो विष्णु के रूप में विठोबा की जो उपासना थी वो महाराष्ट्र में प्रचलित थी। कहां पे? महाराष्ट्र में। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया अलवार संतों ने। भक्ति आंदोलन को अलवार संतों ने प्रारंभ किया। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले जो सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव तरन तारण नामक नगर की स्थापना किए थे।
खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया? तो गुरुमुखी को गुरु अंगद ने प्रारंभ किया। गुरुमुखी को गुरु अंगद ने। बंदा बहादुर का मूल नाम था? बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। क्या था? लक्ष्मण देव था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? तो पंजाब में अमृतसर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? तो निम्न यात्रियों को पधारने का अगर सही क्रम दिया जाए तो ट्रेवेनियर हो जाएगा। ट्रेवेनियर बिल्कुल सही है आपका। सही क्रम पहले सबसे पहले ट्रेवेनियर ही आया था। अरे वाह, गलती हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 47 46 का सी, बी सी डी ए। क्वेश्चन है कि निम्न यात्रियों के को पधारने का अनुक्रम रहा है। तो निम्न यात्री को पधारने का अनुक्रम रहा है, सबसे पहले आपका आया था अलबरूनी। ये 1018 से 1019 के बीच में आया था। 1018 से 1019 के बीच में आपका अलबरूनी आया था। पहला तो ये हो जाएगा। उसके बाद इब्न बतूता, ये 1333 में आया था। 1333 में इब्न बतूता आया था। 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका आया था ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर जो आया था ये 1630 से 1668 के बीच में आया था। ठीक है। और मानुची ये 1639 से लेके 1717 के बीच में आया था। तो क्रम आपका क्या बनता है? सबसे पहले सी, फिर ए, बी और डी। आंसर हो जाएगा, इधर देखिएगा, सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? दीवाने अर्ध सैन्य विभाग, दीवाने वरिद गुप्तचर विभाग, दीवाने इंसादान विभाग, ये गलत है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग। ठीक है, बाकी सभी सही है। इक्ता का अर्थ है, तो इक्ता का अर्थ क्या था? इसका अर्थ हो जाएगा आपका नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास। नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास अक्ता का अर्थ है, या इक्ता का। सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान को जाना जाता था। तो सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान को जाना जाता था दाबीर ए मुमालिक के नाम से। दाबीर ए मुमालिक के नाम से। उत्तर भारत पर तुर्क के विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? तो ये कथन एम हबीब का है। उत्तर भारत पर तुर्की के विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन एम हबीब का है। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए ही लिखा है। सिहाबुद्दीन अल उमरी था। सिहाबुद्दीन अल उमरी जो है ये ऐसा इतिहासकार था जो कि बिना भारत आए हुए यहाँ के इतिहास को लिखा है। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मुमालिक कहते थे। आरिज ए मुमालिक। आलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? तो आलम खाना पताकाओं से संबंधित था। पताकाओं से संबंधित था आलम खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। निम्नलिखित में किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, है ना। इसमें जो है सबसे पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था। उसके बाद है बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित किया था। तो बाबर जो है सबसे पहले खुद को बादशाह घोषित किया था काबुल में। कहां पे? काबुल में। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है, यह गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने? गुलबदन बेगम ने। निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का घोषणा किया था। खानवा के युद्ध में। ठीक है। कब हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था। निम्नलिखित में से किन दो शासक के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो यह है आपका शेरशाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच। हुमायूं का मकबरा है कहां पे? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली में स्थित है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया? तो पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा को प्रारंभ किया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह ने पट्टा एवं काबुलियत प्रथा प्रारंभ किया था। शेरशाह की मृत्यु हुई, तो शेरशाह की मृत्यु हुआ था कालिंजर में। कहां पे? कालिंजर में हो गया था।
मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो ये कहने वाला आपका शेरशाह था। शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। किसने? शेरशाह ने कहा था। निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया था, सही है। अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपए का 1/40 भाग था, सही है। अकबर की इमारतें में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है, सही है। मूल बाबरनामा फारसी में लिखा गया है, गलत है। बाबरनामा फारसी में नहीं लिखा गया है। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तो वो है कानूने हुमायूनी। कानूने हुमायूनी जो है ये खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है। निम्नलिखित बात में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? मुगल मनसबदारी के विषय में कि उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, ये सही नहीं है। उनका सवार पद जात से अधिक हो सकता था, ये गलत है, नहीं हो सकता था। रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान आसफ खान ने किया था। किसने? आसफ खान ने किया था। दबिस्तान ए मजाहिब जो अकबर के दीने इलाही की चर्चा करता है का लेखक था। तो इसका लेखक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहसिन फानी। दबिस्तान ए मजाहिब जो अकबर के दीने इलाही का चर्चा करता है, लेखक था मोहसिन फानी। कालानौर स्थान जाना जाता है। तो कालानौर स्थान अकबर सम्राट के राज्यरोहण स्थल के रूप में जाना जाता है। कालानौर स्थान अकबर सम्राट के राज्यरोहण के स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में कौन सा पद दिया गया था? तो 1582 में टोडरमल को जो पद दिया गया था वो पद था आपका दीवाने अशरफ का। दीवाने अशरफ पद दिया गया था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सभी पे, चारों पे। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण सभी पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्न में किसने 1579 के महजर को तैयार किया था? तो 1579 में महजर को तैयार किया था, वो था शेख मुबारक ने। किसने? शेख मुबारक ने। दीने इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन कहा था B.A. स्मिथ ने। B.A. स्मिथ ने कहा था कि दीने इलाही जो है ना, ये अकबर की मूर्खता का स्मारक है, बुद्धिमत्ता का नहीं। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वो कौन था? तो वो हरिविजय सूरी थे। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया था और ये अकबर के दरबार में रहे थे। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो अकबर के साम्राज्य में कुल 15 सूबे थे। कितने? 15 सूबे थे। निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मल्लिक उस स्वरा की पदवी प्रदान की? तो अकबर ने मल्लिक उस स्वरा की जो पदवी दिया था वो दिया था किसको? फैजी को। किसको? फैजी को। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक में सम्मिलित थे। तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक में जो सम्मिलित थे, एक तो था तानसेन, दूसरा था हरिदास, तीसरा था सूरदास। तानसेन, हरिदास और सूरदास ये तीनों थे ध्रुपद गायन में शामिल अकबर के शासनकाल में। आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था? तो सर थॉमस रो जहांगीर के समय भारत आया था। जहांगीर के समय। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम जो था वो मेहरुनिसा था। क्या नाम था? मेहरुनिसा। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने जो है चित्रकला को सर्वेक्षण दिया। जहांगीर चित्रकला को सर्वेक्षण दिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने दिया था, इंग्लिश खान की उपाधि। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया वो कौन था? तो तंबाकू के प्रयोग पर निषेध जहांगीर ने लगाया था। किसने? जहांगीर ने।
इतिहासकार अबुल फजल की हत्या की थी? तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया था। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया था। निम्नलिखित में किसने अपना जीवन दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया? तो दारा सिकों के तोपची के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया मानुची। कौन किया था? मानुची किया था। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में कौन राजपूत थी? तो जहांगीर के पत्नियों में जो राजपूत पत्नी थी वो थी आपका मल्लिका ए जहां। मल्लिका ए जहां राजपूत थी। निम्नलिखित में किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? तो विशन दास को। याद रखिएगा, विशन दास चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था। निम्न में कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था? तो वो था आपका अहमदनगर। अहमदनगर राज्य शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की जिसे पदवी दिया था वो था दारा सिको। दारा सिको को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गुलाब के इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था। किसने? अस्मत बेगम ने। निम्नलिखित क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शासकों में से जिसने सिख गुरु का सर कलम कराया वह था? तो जो सिख गुरु को जो हत्या किया था वो कौन था? तो इसमें से आपका था वो बी जहांगीर। जहांगीर जो था इसने सिख गुरु का सर कलम करवाया था। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का जो शासक था वो अबुल हसन कुतुब शाह था। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। निम्नलिखित में कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब जो संगीत वाद्य बनाने में दक्ष था वो था आपका वीणा। वीणा बजाने में ये दक्ष था। इनमें से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाट में निम्नलिखित में किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था जाट ने? तो वो किया था अकबर के मकबरा का। औरंगजेब के शासनकाल में जाट जो था वो अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था जाट ने। औरंगजेब के द्वारा साम्राज्य में नियुक्त किए गए मुहतसिब के कर्तव्यों में कौन सा एक कर्तव्य अपेक्षित नहीं था? तो वो हो जाएगा नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करना एवं उसमें हस्तक्षेप करना। ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब द्वारा साम्राज्य में नियुक्त किए गए मुहतसिब के कर्तव्यों में जो कर्तव्य अपेक्षित नहीं था वो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करना और उसमें हस्तक्षेप करना ये नहीं था। दारा सिकों के द्वारा उपनिषदों के फारसी अनुवाद का क्या शीर्षक था? तो दारा सिकों के द्वारा उपनिषद के फारसी अनुवाद का जो शीर्षक था वो था आपका सिर्रे अकबर। क्या था? सिर्रे अकबर। निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था। कौन था? सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। निम्नलिखित में किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? तो मोहम्मद शाह के द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी फतेह चंद ने। किसने? फतेह चंद ने। सिखों को सैनिक समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया था। तो सिख को सैनिक समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का जो कार्य किया था वो गुरु हरगोविंद ने किया था। किसने? गुरु हरगोविंद ने। श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने। श्रीनगर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अब यहाँ पे फिर से आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। फतेहपुर सिकरी में अकबर का किला है, अकबर का मकबरा है फतेहपुर सिकरी में। जौनपुर सिटी की अगर हम बात करें तो ये फिरोज शाह तुगलक। आगरा सिटी सिकंदर लोदी और जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए। यहां पे भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो बाबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बाबर जो था वो जामा मस्जिद संभल में, हुमायूं का दीन पना, अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का एतमाद उद्दौला का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए। फतेहपुर सिकरी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फतेहपुर सिकरी इसका निर्माण प्रायः एक पीढ़ी में हुआ था। सही है।
निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया। ये कथन आपका सही नहीं है फतेहपुर सीकरी के बारे में। मरियम का घर ईरानी भित्ति चित्रों में संचित है, सही है। संरचनाएं धर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक दोनों ही हैं, ये भी सही है। बी को छोड़ के सभी सही है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो जहांगीर के दरबार में पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार था वो मंसूर था। मुगल चित्रकला के विषय में कौन कथन सत्य है? तो मुगल चित्रकला के विषय में जो कथन सत्य है वो है आपका युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित बादशाह के मकबरे में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? तो मध्य वाला गुंबद नहीं निर्मित है, वो हो जाएगा आपका अकबर का मकबरा। बादशाह अकबर के मकबरे में से जो है मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? तो यह वक्तव्य दिया था रॉल्फ फिंच ने। रॉल्फ फिंच का कहना था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से भी बड़े हैं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया था माहम अनगा। माहम अनगा ने दिल्ली का शिक्षा केंद्र मदरसा ए बेगम को स्थापना किया था, माहम अनगा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बांकी ने। किसने? मीर बांकी ने। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय जंतर मंतर से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था। मुगलों की सरकारी भाषा थी, तो मुगल की सरकारी भाषा फारसी थी। कौन था? फारसी। पातशाहनामा के लेखक थे, पातशाहनामा के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी था। पातशाहनामा के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी। निम्नलिखित में कौन एक संस्कृत के विद्वान की सहायता से दारा सिकों द्वारा तैयार किए गए उपनिषद के अनुवाद की प्रस्तुति है? आंसर हो जाएगा डी, सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर एक संस्कृत विद्वान की सहायता से दारा सिकों द्वारा तैयार किए गए उपनिषद के अनुवाद की प्रस्तुति है, सिर्रे अकबर। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने ए अकबरी कहा जाता है? तो आईने ए अकबरी कहा जाता है तीसरा भाग को। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, तो वो स्थित है आपका लखनऊ में। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वो लखनऊ में है। निम्नलिखित में किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था, ताजुल माली ने किया था। संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया जिसका शीर्ष था, तो संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया, इसका शीर्ष नाम है गुलजार ए हाल। क्या नाम है? गुलजार ए हाल। मासीर ए आलमगिरी का लेखक कौन था? तो मासीर ए आलमगिरी का लेखक है साकी मुस्तैद खां, साकी मुस्तैद खां। मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था, तो मराठों के प्रशासन में जो गांव का लेखपाल होता था उसे कुलकर्णी कहते थे। क्या कहते थे? कुलकर्णी। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो वो था रुपया। रुपया छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ के नाम से। सुरक्षा के लिए मराठा राजस्व के दावों को चौथ के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शासन के क्रम में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बाजीराव का जो शासन काल था वो 1700 से लेके 1740 तक था, 1700 से 1740। बालाजी बाजीराव था 1740 से 61, ठीक है, 1740 से 61। माधवराव 1745 से 1772 था, ठीक है। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ ये 1662 से लेके 1662 से 1720 तक रहा था। तो क्रम अगर व्यवस्थित कीजिएगा 1720 तक बालाजी विश्वनाथ, तो सबसे पहले आपका क्रम जो बनेगा वो बनेगा बालाजी विश्वनाथ 3, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद आपका बनेगा बाजीराव, नेक्स्ट बनेगा आपका माधवराव। आंसर सी हो जाएगा।
यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। तो पूना में कौन था? पेशवा। ग्वालियर में, पूना में पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर भोसले के पास, और बड़ोदरा गायकवाड़। आंसर ए हो जाएगा। शिवाजी का राजअभिषेक कहां और कब हुआ था? तो शिवाजी का राजअभिषेक रायगढ़ में 1674 में हुआ था। रायगढ़ में 1674 में शिवाजी का जो है राजअभिषेक हुआ था। निम्नलिखित में कौन अंग्रेज शिवाजी के राजअभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? तो वो था आपका हेनरी ऑक्सेंडेन। हेनरी ऑक्सेंडेन जो था ये अंग्रेज था जो कि शिवाजी के राजअभिषेक में उपस्थित हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भी भेंट में किया था। हेनरी ऑक्सेंडेन था इसका नाम। शिवाजी के समय परराष्ट्र मामलों के प्रभारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? तो आंसर हो जाएगा सुमंत। शिवाजी के समय परराष्ट्र मामलों के प्रभारी मंत्री की संज्ञा सुमंत था। निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो राजस्व विभाग का देखभाल अमात्य करता था। कौन करता था? अमात्य करता था। पोरबंदर की संधि 1665 में निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को समर्पित करने थे। पहला शर्त ये था शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया था। यह भी था। संभाजी को 5000 में 5000 मनसब प्रदान किया गया। यह भी सही था। शिवाजी से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करे। यह गलत है। यह नहीं था, बाकी सभी था। अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरीनविस अथवा चिटनीस की क्या कर्तव्य था? तो सुरीनविस और चिटनीस का जो कर्तव्य था अष्टप्रधान में, इसका कार्य होता था कि वो शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो अष्टप्रधान समिति का विघटन जो किया था वो संभाजी ने किया था। किसने? संभाजी ने। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने ताराबाई को ईमानदार की उपाधि दी थी। शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया? तो शिवाजी का जो भू राजस्व का दर था वो उपज का 2/5 था। पागा क्या था? पागा नियमित सेना थी। नियमित सेना। निम्नलिखित में कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? तो सबसे निचले दर्जे पे जो था वो था आपका नायक सबसे निचले दर्जे पर था। मराठा सेना में बारगीर क्या था? तो मराठा सेना में बारगीर घुड़सवार था। बारगीर क्या था? घुड़सवार। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन पक्षों के बीच हुआ था? तो 1761 में जो पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था ये अहमद शाह अब्दावली और मराठा के बीच हुआ था। जिसमें मराठा की हार हो गई थी। मराठा तोपखानों के मुख्य व्यवस्थापक थे। तो मराठा तोपखानों के मुख्य व्यवस्थापक इब्राहिम खां गर्दी। किसने कहा था हमें इस जंजर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी? यह स्टेटमेंट दिया था आपका बाजीराव प्रथम पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए स्टेटमेंट दिया था कि हमें जज्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। अफजल खां का मूल नाम क्या था? तो अफजल खां का मूल नाम था अब्दुल्ला भट्टारी। क्या था? अब्दुल्ला भट्टारी अफजल खां का मूल नाम था। किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपने चरम सीमा पर पहुंची थी? तो मराठा शक्ति जो था वो बालाजी बाजीराव के समय चरम पे था। पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई, जिसका नाम था कन्होजी आंग्रे। क्या नाम था? कन्होजी आंग्रे। ध्यान रखिएगा कि पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई, जिसका नाम था कन्होजी आंग्रे। निम्नलिखित में किस किले में राजाराम मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक रहा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंजी किले में राजाराम मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक रहा जिंजी। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो पहला किला जिसे शिवाजी ने जीता था वो था आपका तोरन का किला पहला किला था जिसको शिवाजी ने जीता था। निम्न में किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा गया है?
देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा गया है वो है स्वतंत्र सरदार। कौन है? स्वतंत्र सरदार। मोक्सा शब्द का अर्थ था, मोक्सा शब्द का अर्थ था नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान। नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान मोक्सा है। निम्नलिखित में कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक था? तो किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक इसमें से हो जाएगा आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक था। बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। तो बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की जो मृत्यु हुई थी अधिक मद्यपान की वजह से हुआ था। अधिक मद्यपान की वजह से। 18वीं शताब्दी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? तो 18वीं सदी में 2 अश्वमेध यज्ञ किया था आमेर के सवाई जयसिंह। आमेर के सवाई जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये हिंदू शासक थे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया लगाया फर्रुखसियार। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ट सेंट जॉर्ज। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दास्ता कांत मैल्कम। ये गलत है, ये गलत है। गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था। तो गज सिकंदरी और गज इलाही दोनों के बीच में जो अंतर है ना वो 39:41 का है। 39:41 का। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। तो मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो है, माल शब्द ये बताता है आपका भू राजस्व का। माल भू राजस्व। मुगल काल में मैलीलम था। मैलीलम था। तो मुगल काल में मैलीलम जो था यह आपका क्या था? एक जहाज था। मैलीलम जो एक जहाज था। 16वीं शताब्दी के मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची अथवा साफिर शब्दों का क्या अभिप्राय है? तो 16वीं शताब्दी में मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची तथा साफिर शब्दों का जो मतलब है वो है राजदूत। एलची और साफिर राजदूत को कहा गया है। ठीक है। ये आपका जितना भी एमसीक्यू था लगभग आपका 300 प्लस जो एमसीक्यू था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है विद प्रीवियस ईयर। तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री इसी बुक का आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में उसका एमसीक्यू। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर जरा कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।